वेलकम टू अमित गरवा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित गरवा में। आज हम देखेंगे यानी 5 फरवरी के करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में किस मलयालम समाचार चैनल का प्रसारण लाइसेंस देने से इनकार कर दिया? तो पहले तो ये समझो, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस बोलते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है कोई भी चैनल को पहले गृह मंत्रालय से यानी होम मिनिस्ट्री से। तो गृह मंत्रालय ने पहले ही इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं दिया था। तो ये चैनल कौन सा है? ये चैनल है मीडिया वन न्यूज़ चैनल, ऑप्शन बी। और जो गृह मंत्रालय, वो जो इन्होंने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उस पे जो प्रसारण किया था, उस प्रसारण से भी ये खुश नहीं था इस चैनल से। और ये मलयाली न्यूज़ चैनल है, मलयाली न्यूज़ चैनल। मीडिया वन न्यूज़ चैनल कहाँ का है? ये केरल का मलयालम। और अगर आपसे पूछें भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब होता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में कब होता है? 23 जुलाई 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 23 जुलाई को। अगर मैं इसमें से राष्ट्रीय शब्द हटा देता हूँ, यानी कि आपसे पूछूं मैं कि लोक सेवा प्रसारण दिवस कब होता है? लोक सेवा प्रसारण दिवस जो लोक सेवा प्रसारण दिवस होता है वो कब होता है? 12 नवंबर को। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को। 12 नवंबर का ये वो दिन होता है जब महात्मा गांधी 12 नवंबर को ऑल इंडिया रेडियो गए थे। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पूछें तो 23 जुलाई को, अगर लोक सेवा प्रसारण दिवस पूछें तो 12 नवंबर को। तो इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। और हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव कौन है? सूचना प्रसारण मंत्रालय में हमारे सचिव हैं अपूर्वा चंद्र हमारे सचिव हैं, यानी सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र। और हमारे जो इसके सूचना और प्रसारण मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर कहाँ से सांसद हैं? ये हमीरपुर से सांसद हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है, हमीरपुर। और अनुराग ठाकुर खेल व युवा मामलों के मंत्री भी कौन है? अनुराग ठाकुर खेल व युवा मामलों के मंत्री भी कौन है? अनुराग ठाकुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केरल के किस जिले में प्राचीन झरनाधर और विष्णु मंदिरों में जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है? मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी पुराने मंदिर हैं उनको फिर से नया बनाने के लिए, यानी उनका नवीनीकरण आधुनिकरण बनाने के लिए जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है। तो ये कहाँ के मंदिरों का किया है? यानी उनकी मरम्मत और नवीनीकरण के लिए वायनाड
आपको पता ही है कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। और जो केरल में केरल में केरल में एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, जो नॉर्थ केरल को ये कहाँ से कहाँ जोड़ेगा, नॉर्थ केरल को जोड़ेगा ये साउथ केरला से। नॉर्थ केरला में कासरगोड को साउथ केरला के तिरुवनंतपुरम से जोड़ेगा। खैर क्या है, जो केरल है ना, और इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, दो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में नॉर्थ केरला का कासरगोड और साउथ केरला के तिरुवनंतपुरम को जोड़ने का प्रोजेक्ट है ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। तो इसमें पहले तो आप अगर नॉर्थ केरला या साउथ केरला जाओगे तो 11 घंटे लगते थे। अगर इस प्रोजेक्ट के तहत 4 घंटों में आप नॉर्थ केरला से साउथ केरला पहुंच जाओगे। इसमें क्या है कि 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रेलगाड़ी चलेगी इसमें, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में, नॉर्थ केरला से साउथ केरला में। लेकिन इसमें क्या है, अभी प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के विरुद्ध। प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी ये शुरू नहीं हुआ है, बनने की बात थी, जब बनेगा तब देखेंगे। और वैसे आपको पता ही है किलोमीटर में भौगोलिक संरचना ऐसी है जिसके कारण 40 से 45 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन 40-45 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से ट्रेन नहीं चल सकती। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट याद रखना है आपको। और केरल का एक गांव याद रखना है आपको, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, COMM, कोल्लम जिला पहला संविधान साक्षर जिला बना है। फर्स्ट संविधान साक्षर जिला। कोल्लम गांव केरल का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ये संविधान साक्षरता प्रोजेक्ट चला रखा है केरल ने, ये पहला गांव बना है, पहला गांव। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। यानी कि पहले थी 58 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु 2014 में, और फिर इसे 2014 में 60 वर्ष कर दी गई, और अब फिर 62 कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई। तो ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके खिलाफ एक अध्यादेश पारित कर दिया गया। यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र, जो सभी गवर्नरों में से सबसे उम्रदराज गवर्नर हैं यहाँ के, विश्वभूषण हरिचंदन। तो और आपको आंध्र प्रदेश के बारे में एक डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश की, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश की डांस फॉर्म। और उस आंध्र प्रदेश में पहले 13 जिले थे और 13 अब और बन गए हैं, तो टोटल हो गए 26। और 26 में है 2 ट्राइब यानी जनजातीय जिले हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं ये, मान्यम, और एक तो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, 2 तो कम से कम याद रखो आप, मान्यम डिस्ट्रिक्ट, और एक दूसरा है अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं ये। 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, पहले 13 थे आंध्र प्रदेश में, अब 13 डिस्ट्रिक्ट और बन गए, तो 26 जिले हो गए। और इनमें 2 जनजातीय जिले हैं, एक तो मायम और एक है अलूरी सीताराम राजू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। और आंध्र प्रदेश में एक तो ब्रह्मोत्सवम त्यौहार होता है यहाँ, ब्रह्मोत्सवम त्यौहार होता है, और बन्नी उत्सवम
बन्नी उत्सवम, बन्नी उत्सवम, उत्सवम। और एक पोर्टल शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने, एपी सेवा पोर्टल, एपी सेवा, एपी सेवा पोर्टल, एपी सेवा पोर्टल। और आंध्र प्रदेश में नए साल को क्या बोलते हैं? उगाड़ी, उगाड़ी, नए साल को, न्यू ईयर को उगाड़ी बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। और तेलंगाना में भी उगाड़ी बोलते हैं नए साल को। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नए साल को उगाड़ी बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश में एक तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक कौंडिन्या, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिन्या वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पुल्लीकट, पुल्लीकट व कोलेरू झील है, पुल्लीकट व कोलेरू, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है एनटीपीसी द्वारा, एनटीपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, यानी भारत का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट चल रहा है आंध्र प्रदेश में, सीमांद्री नामक जगह पर, विशाखापट्टनम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर भारत को 2 नए रामसर स्थल मिले हैं जो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। एक गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव पशु विहार है, दूसरे का नाम बताइए। तो भारत में पहले कितने रामसर स्थल थे? 43 रामसर स्थल, 43 रामसर स्थल भारत में पहले 43 रामसर स्थल थे। अब कितने हो गए हैं? पहले थे यानी 43, 43 अब हो गए हैं 2021 में बने 4 और 2022 में बने हैं 2। 43 4 47 2 49, तो कितने हो गए हैं अब टोटल? 49 रामसर स्थल पूछे हैं भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 49। तो 2 बने हैं, उनमें एक ये खिजड़िया कहाँ है? गुजरात, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात में। और जो दूसरा बना है वो कौन सा बना है? आसन संरक्षण रिजर्व बखीरा वन्यजीव पशु विहार या सरसराई नावर झील या नादुर मादेश्वर। तो कौन सा बना है ये? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है ये बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में पहले 9 रामसर स्थल थे और अब कितने हो गए हैं? टोटल 10। जो सबसे ज़्यादा वेटलैंड पूछे तो यूपी में। और ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में जो रामसर जगह है ईरान में, वहाँ सारे देश मिले और इन्होंने कहा हम अपने वेटलैंड को बचाएंगे, यानी दलदली भूमि का संरक्षण करेंगे। और फिर ये 1975 में रामसर कन्वेंशन लागू हो गया। 1975 में रामसर कन्वेंशन लागू हो गया। और ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है बखीरा, यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद तो ये तो बता दिया मैंने टोटल कितने हो गए? 49। और जो 2021
2021 में 4 बने थे, वो भी बता देता हूँ। 2 तो गुजरात में थे, जिसमें थोल और वधावन, थोल और वधावन, थोल और वधावन। और हरियाणा में था एक भिंडावास, भिंडावास व सुल्तानपुर। 43 थे, 43 के बाद 2021 में 4 बन गए। थोल गुजरात में, वृंदावन, वधावन भी गुजरात में, और 2 हरियाणा में, भिंडावास व सुल्तानपुर। टोटल हो गए 47। और उसके बाद 2 अब खिजड़िया वन्य जीव 48 और बखीरा वन्य जीव पशु विहार 49, तो 49 रामसर साइट हो गए। और ये वर्ल्ड वेटलैंड डे हम इसको कब से मना रहे हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे को पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में, 1997 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार ने घाटे में चल रही नीलाचल इस्पात लिमिटेड को किस अन्य स्टील कंपनी को बेचने की मंजूरी दे दी है? ये देखो, नील इस्पात किसको बोलते हैं? स्टील को, स्टील को। यानी जो नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड है, ये कहाँ पे है? कलिंगनगर, उड़ीसा में, उड़ीसा में है ये इस्पात नीलाचल। तो इसमें क्या है, हर साल ये कितना उत्पादन करता है? 11 लाख टन, 11 लाख टन स्टील का उत्पादन करता है। लेकिन ये कंपनी है 30 मार्च 2020 से बंद पड़ी है। 30 मार्च 2020 से क्या है, ये बंद है। और अब कह रही है सरकार किसको बेच देगी? ये टाटा स्टील को, टाटा स्टील कंपनी को बेच देगी। और सरकार एक नगरनार स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ का, उसको भी बेचने का मन बना रही है। नगरनार स्टील प्लांट ये है छत्तीसगढ़ के बक्सर में। और स्टील में सब पहले नंबर पे कौन है? चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे पे जापान और तीसरे पे स्टील उत्पादन में इंडिया। लेकिन जापान काफ़ी अंतर से पहले नंबर पे रहता है। जापान और इंडिया आगे पीछे होते रहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार ने LIC अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसके अध्यक्ष के रूप में, ये थोड़ा मिसटाइप हो गया, अध्यक्ष के रूप में कौन जारी रहेंगे, मतलब इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? तो LIC के चेयरमैन पहले कौन थे? अमर कुमार, और इनका एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल की और के लिए, तो ये अमर कुमार LIC के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। और LIC में पूरा का पूरा 100% हिस्सा हमारी सरकार का है, भारत सरकार का LIC में। और LIC ने एक वो चलाई थी पॉलिसी, धनरेखा बीमा पॉलिसी। धनरेखा पॉलिसी में क्या है कि आप 2 लाख तक का बीमा करा सकते हैं, कम से कम 2 लाख का, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कम से कम 2 लाख का और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटियो कोस्टा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? ये जीता मैग्सन कार्लसन ने। मैग्सन कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है।
नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्सन मैग मैग्नस कार्लसन मैग्नस कार्लसन, और ये 5th टाइम 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं नॉर्वे के नॉर्वे के। और अगर आपसे मैं पूछूं भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भारत की बात कर लेते हैं। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। भारत के 73वें चेस चैंपियन कौन बने हैं, भरत सुब्रमण्यम, भारत के 73वें। और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट किसने जिताई है, मैग्सन कार्लसन ने, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और अगर मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कौन बने हैं, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन, तो ये 17 साल का बच्चा है उज्बेकिस्तान का, जिसका नाम है नोदिरबिक अब्बास सत्तारोव। और एक प्लेयर आपको और याद रखना है, कार्लस्टेन वारहोम। कार्लस्टेन वारहोम। ये क्यों न्यूज में आया, क्योंकि ये करते हैं 400 मीटर हर्डल बाधा दौड़, उसके प्लेयर हैं ये। और इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने, ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले शायद एक क्वेश्चन छूट गया अपना। एंटियो कोस्टा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है, तो एंटियो कोस्टा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में। और पुर्तगाल के एक व्यक्ति और याद रखो आप, एंटियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के व्यक्ति क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में महासचिव। ये भी खैर पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं, ये भी प्रधानमंत्री एंटियो गुटेरेस भी। और पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, वो भी याद रखिए। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और मुद्रा पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय ने 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, रुपिंदर पाल सिंह, मनप्रीत सिंह, केएल राहुल या पीआर श्रीजेश। तो ये पीआर श्रीजेश कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। और इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना जो पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, कार्स्टेन वारहोक, KARSTEN कार्स्टेन
वारहोम। कार्स्टन वारहोम। कार्स्टन वारहोम क्या है ये? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर है ये। कार्स्टन वारहोम जो 400 मीटर हर्डल करते हैं, ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर हैं। और ये PR सीरीजेस बने हैं वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का कितना ईयर कौन रहे हैं? कार्स्टन वारहोम। और अगर पूछें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर तो PR श्रीजेश। और इस क्या वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर भारत के पहले खिलाड़ी हैं? नहीं, इससे पहले वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 में पहली बार किसको मिला था? रानी रामपाल को। 2020 में रानी रामपाल को। तो PR श्रीजेश दूसरे नंबर के हैं, तो भारत के हैं। केरल से हैं ये, केरल से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। MSME यानी छोटे मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र में उच्चतम अनुसूचित जाति उद्यमों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं? दलित उद्यमी। यानी ऐसे जो छोटे व लघु उद्योग में ऐसे कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं जो कंपनी को संभाल रहे हैं, यानी कंपनियों के मालिक हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उच्च पोस्ट पर हैं अनुसूचित जाति के लोग MSME छोटे लघु व मध्यम उद्योग में। तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 96,805 कंपनियों के मालिक हैं ये अनुसूचित जाति के उद्यमी। 96,805 के मालिक दलित हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे राजस्थान आता है, राजस्थान। और हमारे MSME मंत्री कौन है? MSME मंत्री MSME मंत्री हमारे नारायण राणे हमारे MSME मंत्री हैं। और इसको कौन सा मंत्रालय चलाता है MSME को? इसको सामाजिक न्याय और MSME मंत्रालय किसके अधीन काम करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अधीन। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जिसके मंत्री हैं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन गई है? मतलब एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? यानी जिसका बाजारी पूंजीकरण $1 अरब हो जाए। यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? जिसका बाजारी पूंजीकरण $1 अरब हो जाए। $1 अरब। यानी कि मैं $1 को 75 रुपये मानता हूँ। 75 तो कितना हो गया ये? 7500 करोड़। $1 अरब में यानी 7500 करोड़। तो $1 अरब से भी ऊपर यानी 7600 करोड़ का बाजारी पूंजीकरण हो गया है चेन्नई सुपर किंग का। कैप्टन कूल, इसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी।
महेंद्र सिंह धोनी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आर सी गंजू और अश्वनी भटनागर ने कौन सी पुस्तक लिखी है जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान पर प्रकाश डालती है? तो इन्होंने पुस्तक लिखी है, आर.सी. गंजू और अश्वनी भटनागर ने पुस्तक लिखी है ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा। 2021 में दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में किस मोबाइल दिग्गज ने इंटेल को पछाड़ दिया? इंटेल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। इंटेल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका के। तो ये किसने पछाड़ दिया इसको? सैमसंग ने। सेमीकंडक्टर सैमसंग ने पछाड़ दिया। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की, यानी दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की और कंपनी भी हैं, जैसे किया मोटर है, किया मोटर, एलजी, सैमसंग तो हो ही गया, हुंडई, एलजी, ये सारी कंपनी कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की। और भारत 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा कि भारत सरकार भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए। 76,000 करोड़। भारत सरकार का कहना है कि हम 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना की है? तो ये कहाँ की है स्थापना? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। इसमें बेसिकली जो क्या है, ये पत्थर जो पाषाण, पत्थर या पाषाण, पत्थर या पाषाण संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो उसके लिए। और ये देश का पहला जियो पार्क कहाँ बनेगा? ये एक लमेटा गांव है जबलपुर में। लमेटा गांव जबलपुर में है। जबलपुर शहर का कौन सी नदी के किनारे है? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। 35 करोड़ रुपए का खर्चा इस पार्क को बनाने के लिए। 35 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य और टेलीकंसल्टेशन योजना के तहत दिल्ली में पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिक कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो ये किसने की है? रक्षा मंत्रालय ने। यानी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या वृद्ध सैनिक हैं, उनके लिए जो भी मेडिकल की दवाएं, मेडिसिन चाहिए, वो होम डिलीवरी शुरू की है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कहाँ से सांसद हैं? राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। लखनऊ इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।